नमस्ते। आज हम जानवरों की इस अद्भुत दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। नमस्ते। हाँ, मतलब सोचिए 10 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां। हाँ, बिल्कुल। और इन्हें समझना मतलब एक तरह से जानना काफी मुश्किल हो सकता है। सही कहा। इसीलिए वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन इतना जरूरी हो जाता है। हमारे पास जंतु जगत पर कुछ जानकारी है, तो चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक इस पूरी विविधता को कैसे व्यवस्थित करते हैं। हाँ, तो देखिए, इतनी सारी भिन्नता के बावजूद प्राणियों में कुछ बेसिक चीजें समान होती हैं। जैसे 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 उनकी कोशिकाएं कैसे अरेंज्ड हैं, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, अंदर सीलोम यानी देह गुहा है या नहीं, पाचन तंत्र कैसा है, परिसंचरण तंत्र, ये सब पैटर्न। अच्छा, तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उन्हें ग्रुप्स में बांटा जाता है। बिल्कुल, इन्हीं के आधार पर वर्गीकरण होता है। सबसे पहले आता है संगठन का स्तर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके। मतलब शरीर कैसे बना है। हाँ, देखिए, सारे प्राणी बहुकोशिकीय तो है, पर सब में कोशिकाएं एक जैसी नहीं जुड़ी होती हैं। जैसे स्पंज, उनमें सुना है बहुत सिंपल होता है। हाँ, स्पंज में कोशिकीय स्तर होता है। कोशिकाएं बस ढीले ढाले ग्रुप्स में होती हैं, ज्यादा टीम वर्क नहीं होता। अच्छा, और फिर आते हैं सीलेंट्रेट्स, जेलीफिश वगैरह। उनमें समान काम करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक मतलब टिश्यू बनाती हैं। तो ये हुआ ऊतक स्तर। ऊतक स्तर, ठीक है। और इससे आगे? इससे आगे प्लैटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे कृमि और बाकी जो ज्यादा विकसित संघ हैं, उनमें अंग स्तर आता है। और सबसे एडवांस्ड? वो है अंग तंत्र स्तर। इसमें अलग अलग अंग मिलकर पूरा सिस्टम बनाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। ये आपको एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, हम कॉर्डेट्स, इन सब में मिलेगा। अच्छा, तो ये हो गया संगठन का स्तर। इसके अलावा और क्या देखते हैं वैज्ञानिक? एक और बड़ी चीज है समरूपता, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब बॉडी शेप। हाँ, बॉडी शेप। क्या उसे बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? जैसे स्पंज है, वो तो अक्सर असममित होते हैं, मतलब कोई तय शेप नहीं, कैसे भी काट लो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे। ठीक है, असममित। फिर आती है अरीय समरूपता, रेडियल सिमेट्री। इसमें अगर आप बॉडी को किसी भी सेंट्रल एक्सिस से काटें तो वो दो बराबर हिस्सों में बट जाएगी। जैसे कोई केक या पिज्जा। हाँ, कुछ वैसा ही। स्टारफिश, जेलीफिश, सी एनीमोन, इनमें ये मिलती हैं। ओके, और तीसरी? तीसरी और सबसे आम है द्विपार्श्व समरूपता, बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें शरीर को केवल एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, दायां और बायां। जैसे हम इंसान या कीड़े। बिल्कुल, हम कीड़े, मछलियां, ज्यादातर जानवर बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। इससे आगे पीछे ऊपर नीचे पता चलता है, एक दिशा में मूव करना आसान होता है। ये तो दिलचस्प है। सिमेट्री के बाद फिर देखते हैं भ्रूणीय परतें, मतलब जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसमें कितनी जर्म लेयर्स बनती हैं। जर्म लेयर्स, ये क्या होती हैं? ये कोशिकाओं की परतें होती हैं जिनसे बाद में शरीर के अलग अलग हिस्से बनते हैं। कुछ जानवरों में सिर्फ दो परतें होती हैं, बाहरी एक्टोडर्म और अंदरूनी एंडोडर्म। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जैसे सिलेंट्रेट्स। अच्छा, दो परतें। और ज्यादातर में इन दो के बीच एक तीसरी परत भी होती है, मीजोडर्म। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन परतें, प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर हम तक सब। हाँ, बिल्कुल। और ये मीजोडर्म बहुत जरूरी है। इसी से मांसपेशियां, हड्डियां और कई सारे अंग बनते हैं। समझ गई। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। अब वो एक शब्द था सीलोम। हाँ, सीलोम यानी देहगुहा। ये शरीर की दीवार और अंदर की आहार नली के बीच की खाली जगह है। खाली जगह। इसका क्या फायदा? फायदा? अरे बहुत जरूरी है। ये अंगों को जगह देती है, उन्हें शॉक से बचाती है, हिलने डुलने में मदद करती है। अब ये गुहा है या नहीं, और अगर है तो कैसी है, इस आधार पर भी जानवरों को बांटा जाता है। कैसे? जिनमें मीजोडर्म से बनी पूरी तरह लाइंड असली गुहा होती है, वो सीलोमेट कहलाते हैं। जैसे हम, केंचुए। हाँ, एनेलेड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, कॉरिडेट्स, ये सब सीलोमेट हैं। और जिनमें नहीं होती? जिनमें ये गुहा होती ही नहीं, वो एसीलोमेट कहलाते हैं, जैसे चपटे कृमि, प्लैटीहेल्मिन्थीज। एसीलोमेट। ए मतलब नहीं। ठीक है। और बीच का भी कुछ था, स्यूडो? हाँ, स्यूडोसीलोमेट। स्यूडो मतलब नकली या आभासी। इनमें गुहा तो होती है, पर वो मीजोडर्म से पूरी तरह घिरी नहीं होती। वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच बिखरी हुई थैलियों जैसी होती है। अच्छा, तो ये असली सीलोम नहीं है। उदाहरण? जैसे एस्किलमिन्थीज यानी गोल कृमि। ओके। सिलोमेट, एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट,
काफी डिटेल है इसमें। हाँ, ये बुनियादी चीजें हैं वर्गीकरण के लिए। इसके अलावा सेगमेंटेशन भी देखते हैं। सेगमेंटेशन मतलब शरीर का टुकड़ों में बटा होना, जैसे केंचुए में होता है। बिल्कुल, उसे विखंडन या सेगमेंटेशन कहते हैं। शरीर बाहर और अंदर दोनों तरफ से खंडों में बटा होता है। हर खंड में कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है। ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में बहुत साफ दिखता है। अच्छा, और एक और जरूरी चीज थी, नोटोकॉर्ड। हाँ, नोटोकॉर्ड। ये एक रॉड जैसी थोड़ी लचीली संरचना होती है जो भ्रूण अवस्था में पीठ की तरफ बनती है। मीजोडर्म से ही बनती है ये भी। तो ये सब में होती है? नहीं, जिन प्राणियों में जीवन की किसी न किसी स्टेज पर ये नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं। और जिनमें नहीं होती? वो नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। ये जंतु जगत का एक बहुत बड़ा विभाजन है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। वाह! तो मतलब संगठन का स्तर, समरूपता, जनन परते, सीलोम, विखंडन और नोटोकॉर्ड, इन सब को मिलाकर वैज्ञानिक जानवरों को अलग-अलग फाइलम में रखते हैं। एकदम सही। इन्हीं सब लक्षणों के आधार पर जंतु जगत को विभिन्न संघों यानी फाइलम्स में बांटा गया है। हर फाइलम की अपनी खास पहचान है। क्या हम कुछ मुख्य फाइलम के नाम और उनकी खासियत जान सकते हैं संक्षेप में? जरूर, क्यों नहीं। जैसे देखिए, पोरीफेरा, ये स्पंज हैं, सबसे सरल, कोशिकीय स्तर, शरीर में छेद ही छेद जिनसे पानी आता जाता है। ठीक है, पोरीफेरा। फिर सीलेंट्रेटा या निडेरिया, जेलीफिश, मूंगा, इनमें ऊतक स्तर आ गया। रेडियल सिमेट्री है और इनकी खास पहचान है डंक मारने वाली कोशिकाएं, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट, हाँ सुना है। फिर प्लेटियलमिन्थीस, चपटे कृमि, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं पर एसीलोमेट हैं, मतलब सीलोम नहीं है। चपटे कृमि, एसीलोमेट, ओके। फिर एस्केलमिन्थीस, गोल कृमि, ये सूडोसीलोमेट है। अच्छा, नकली सीलोम वाले। हाँ, फिर आता है एनेलिडा, केचुआ, जोंक, इनमें पहली बार सेगमेंटेशन और असली सीलोम दिखता है। एनेलिडा, सेगमेंटेड। फिर सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, कीड़े मकोड़े, केकड़े, झींगे, सब इसी में। इनकी पहचान है जॉइंटेड पैर और काइटिन का बना बाहरी कंकाल। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा, ठीक है। फिर मोलस्का, ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। घोंघे, सीप, ऑक्टोपस, इनका शरीर नरम होता है और ज्यादातर पर एक कैल्शियमी कवच होता है। नरम शरीर, कवच वाले। फिर एकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, सी अर्चिन, इनकी त्वचा कांटेदार होती है। अडल्ट में रेडियल सिमेट्री दिखती है और इनमें एक अनोखा वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये क्या है? ये पानी से चलने वाला एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जो इन्हें चलने, खाने और सांस लेने में मदद करता है। बहुत यूनिक है। दिलचस्प। और आखिर में कॉर्डेटा। इसमें वो सब आते हैं जिनमें कभी ना कभी नोटोकॉर्ड, एक खोखली डॉर्सल नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स जरूर होती हैं। यानी मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, हम सब। हाँ, हम सब कॉर्डेट हैं। और कॉर्डेटा के अंदर ही एक सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा, यानी कशेरुकी। इनमें नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी आ जाती है। कमाल है। तो ये सारे लक्षण मिलकर, मतलब संगठन से लेकर नोटोकॉर्ड तक, हर जंतु समूह की एक पूरी पहचान बनाते हैं। ये वर्गीकरण वाकई इस विशाल पहेली को सुलझाने जैसा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम याद रखना या डिब्बों में बांटना नहीं है। हाँ, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन का विकास कैसे हुआ होगा, कौन सा समूह किससे ज्यादा जुड़ा है, कैसे शरीर की बनावट यानी संरचना उसके काम करने के तरीके यानी कार्य से जुड़ी है। संरचना और कार्य का संबंध, सही कहा। हाँ, यही संबंध इस वर्गीकरण को इतना सार्थक और दिलचस्प बनाता है। ये हमें पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता और उसके पीछे के अद्भुत तर्क को समझने का एक जरिया देता है।